नमस्कार दोस्तों, नवीन हियर। आज हम लोग ना जुडिशियल रिव्यू करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो देखिए जुडिशियल रिव्यू जो ये कांसेप्ट है ना, तो आज ये कांसेप्ट आप देखिएगा तो हम लोग यूएसए से लिए हैं, ठीक है ना? अच्छा, ब्रिटेन से नहीं लिए, अरे वहाँ पे नहीं होता है ये सब। वहाँ पर आप देखिएगा ना ब्रिटेन में, तो वहाँ पर सुप्रीमेसी एंड सोवरेनिटी ऑफ क्या है? पार्लियामेंट है। हाँ, वहाँ पर बोलता है ना कि मतलब कि लड़का को लड़की और लड़की को लड़का छोड़ के बाकी ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? और वही हाल आप देखिएगा तो अमेरिका के जुडिशरी का है। अमेरिका की जुडिशरी है ना, वो भी क्या है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? अपना यहाँ पर है ना, तो दोनों का बैलेंस है क्या? हाँ, अपने यहाँ इंडिया में क्या है, दोनों का बैलेंस है। तो ये बैलेंस है ना, कभी-कभी इम्बैलेंस हो जाता है क्या? हाँ, ये बैलेंस कभी-कभी इम्बैलेंस हो जाता है। कैसे? तो आप मतलब देखिएगा, अभी हम लोग जुडिशियल रिव्यू से शुरू करते हैं, फिर कुछ मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे कि ये क्या हो गया? ये तो क्या हो गया कि ये जुडिशियल एक्टिविज़म में बदल गया। ओह! फिर थोड़ा देर के बाद देखिए कि ये तो जुडिशियल ओवररीच में चला गया। तो उस तरह से ना थिंग्स विल गेट चेंज एंड ऑल। तो अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या है, तो उसको थोड़ा-सा हम पढ़ते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि पावर ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, क्या? हाँ, पावर ऑफ द कोर्ट्स टू डिसाइड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द एक्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, क्या? हाँ, तो ये एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के मतलब ये पावर को मतलब एक्ट को ये डिफाइन करता है, ठीक है ना? क्या करा कि दो नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन, ये आपके उसमें मेंशन नहीं है, किस चीज में? कॉन्स्टिट्यूशन में। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इट फ्लोज फ्रॉम द 13, 32, 136 एंड 226। तो ये आर्टिकल से है ना, ये पावर ड्राइव करती है ये कि हम आप मतलब ऐसा करके जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है ना? मेकिंग, अब देखिए यहाँ पर आप 227 भी लिख सकते हैं। 227 में भी क्या है कि वो बोलता है कि जो मतलब हाई कोर्ट का जो पावर हो ना, तो वो सब सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ऑल जो कह रहे हैं, तो उस सब पर हाई कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो पूरा उस पर लागू होगा। तो वो 227 में, 226 और 32 आप जानते ही हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, तो उसके लिए है तो रिट वगैरह जारी करते हैं। 136 है स्पेशल लीव पिटीशन, आप जानते ही हैं कि अगर वहाँ से सर्टी नहीं मिले हाई कोर्ट से, तो आप वो स्पेशल लीव पिटीशन लेके मतलब आप अगर सर्टी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वो आ जाता है इसमें स्पेशल लीव। और आर्टिकल 13 ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए कि जेनेसिस ऑफ द, आप इसका देखिएगा ना जुडिशियल रिव्यू, तो ये आर्टिकल 13 से ही करके आता है, ठीक है? ये आपका बना बनाया नोट मिल जाएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसको बस आप छाप दीजिएगा। अब ये देखिए, तो यहाँ मेकिंग इट द कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, ठीक है? तो ऐसा बताया था कि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए हम ये जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट को हम लोग तक तवज्जो देते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या, हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी को भी मेंटेन, देखिए जुडिशियरी जो भी अपने से ये करते हैं ना, तो ये यही बताएगी कि आपका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल के सुप्रीमेसी को बनाकर रखने के लिए, सेपरेशन ऑफ पावर को बना मेंटेन करके रखने के लिए, तो इसी सब के लिए इफ मतलब वी आर टेकिंग एनी एक्शन तो प्रोटेक्टिंग दीज थिंग्स, वो इसी तरह से बात करती है। अब देखिए इसका एस्पेक्ट में आप देखिएगा, तो इसका एस्पेक्ट क्या है? कोर्ट्स प्रोएक्टिवली एक्ट टू, क्या कर रहा है? तो प्रोमोट जस्टिस इन सोसाइटी थी। हाँ, जस्टिस इन सोसाइटी को ऐसा करना था। क्या कर रहा है? प्रोएक्टिवली, क्या? हाँ, प्रोएक्टिवली क्या कर रहा है? इंश्योर करना चाहता है क्या? जस्टिस इन सोसाइटी। तो इसीलिए ये क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू करता है। पर कह रहा है कि लाइक एन एक्टिविस्ट कोर्ट ट्राइज टू ब्रिंग पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। पॉलिटिकल एंड सोशल, ये आप देखिए, तो ये आप जुडिशियल एक्टिविज्म में आप इस लाइन को ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस लाइन को ना जुडिशियल एक्टिविज्म में यूज कीजिए, तो वो ज्यादा सुटेबल रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ जुडिशियल रिव्यू में। फिर तुम क्यों लिखे? हम लिख दिए कि यहाँ भी चलेगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन तो एक बार पूछेगा नहीं, तो अगर ये यहाँ पर भी चलेगा, लेकिन वहाँ पर भी ये इतना ही वैलिड रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द पीआईएल, तो ये आप देख लीजिए, ये कह रहा है कि कैंडिडेट डिस्क्लोजिंग द क्वालिफिकेशन, तो कैंडिडेट का डिस्क्लोजिंग द क्वालिफिकेशन, तो ये दोनों जो ये पॉइंट है ना, मतलब ये पॉइंट और इसका एग्जाम्पल है, आप जुडिशियल एक्टिविज्म में भी यूज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, क्या? हाँ, जुडिशियल रिव्यू का सिग्निफिकेंस क्या है वो आप मेरे साथ देख लीजिए। कह रहा है कि गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए है, चूंकि ये गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा? जुडिशियल रिव्यू करेगा ही करेगा। इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर ऑल ऑर्गन्स, क्या? हाँ, क्या? ओवर ऑल ऑर्गन क्या करता है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही अब बात अभी हम लोग कर भी रहे थे। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल, यही सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट के लिए, तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? जुडिशियल रिव्यू करते हैं। क्या कर रहा है? प्रोवाइड्स इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट स्टेट एक्सेसेस, मतलब कोई भी मतलब ऐसा अगर आप देखिएगा लेजिस्लेचर का कोई भी ऐसा एक्शन हो या एग्जीक्यूटिव का कोई भी ऐसा एक्शन हो जो कि ब्रीच कर रहा हो किसको? सेपरेशन ऑफ पावर को, तो वहाँ पर क्या है? तो जुडिशियली क्या है कि जुडिशियल सिस्टम क्या करता है? इंटरवीन करता है कि भाई कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। चेक्स एंड बैलेंस बना कर रखता है, ठीक है ना? प्रिवेंट कंसंट्रेशन एंड अब्यूज ऑफ पावर, क्या? हाँ, कि एक तो कंसंट्रेशन एंड अब्यूज ऑफ पावर, कि भाई कि आप उस तरह से आप नहीं, आप टेरनी अपना नहीं फैला सकते कि हाँ, दो आपको पीपल इलेक्ट करके लेकर आई है, इट डजेंट मीन कि आप लोगों का ही फंडामेंटल राइट ये कर ले, या सोसाइटी में कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको आप एकदम कंटिन्यूअसली अनदेखा करें, ठीक, नहीं, इग्नोर करें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ रिप्लेसेज आर्बिट्रेरीनेस विद द लीगलिटी एंड
रीजनेबलनेस। ऐसा बोला था ना कि कोई भी आपका कानून है तो वो क्या होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, और आपका कोई भी एक्शन हो, लेजिस्लेटिव का हो या एग्जीक्यूटिव का है, तो वो भी इस सब पैरामीटर पर खरा उतरना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए क्या, हाँ, हम रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए जुडिशरी क्या है, इस तरह का डिसीजन ले सकती है। अब देखिए, आप जैसे देखिएगा ना कि मनेका गांधी जो केस हुआ था, मनेका गांधी केस में क्या हुआ था कि वहाँ, और टिल मनिका गांधी के जैसे आप एक गोपालन केस हुआ था तो उसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ देखा गया क्या, हाँ, आप देखिएगा ना, तो जो एक गोपालन केस था, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, अच्छा चलिए ठीक है, नहीं दिख रहा तो हम दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो जो एक गोपालन केस हुआ था ना, तो एक गोपालन केस में क्या हुआ था कि ये इसमें बोला गया था क्या कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है क्या, हाँ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। तो प्रोसीजर देखिए, तो जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय आप लॉ देखिएगा ना, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में देखिएगा कि ये एग्जीक्यूटिव का क्या, हाँ, ये एग्जीक्यूटिव का देखता है कि कोई एग्जीक्यूटिव तो आर्बिट डिसीजन नहीं ले रहा है क्या, हाँ, ये एग्जीक्यूटिव के आर्बिट डिसीजन को चेक करता है क्या, ये एग्जीक्यूटिव के आर्बिट डिसीजन को चेक करता है, लेजिस्लेटिव के नहीं क्या, हाँ, ये लेजिस्लेटिव के आर्बिट डिसीजन को नहीं चेक करता है, ये क्या है, तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है क्या, हाँ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है तो वो इसको चेक करता है। लेकिन वही आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जाइएगा क्या, हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जाइएगा तो ये जो है ना, अगर आर्बिट डिसीजन लेजिस्लेटिव का है ना, कि आपका हम लॉ का भी वैलिडिटी को चेक करेंगे क्या, हाँ, आपके लॉ के वैलिडिटी को भी चेक करेंगे कि भाई कि आपका लॉ वैलिड है कि नहीं, आपका कानून वैलिड है कि नहीं, तो उसको भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में चेक होता है, तो क्या करता है, तो ये लेजिस्लेटिव के भी आर्बिट डिसीजन को ये कर्टेल मतलब डाउन कर देता है कि भाई आप ये गलत लेते हैं, ना कि ओनली आप यहाँ पर देखिएगा तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को नहीं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को नहीं, ये ड्यू प्रोसेस लॉ को भी ये चेक करता है, समझे। तो ये आपका आप देखिएगा तो एक के गोपालन केस और ये मनिका गांधी केस में ये हुआ था, ये किस में हुआ था, तो ये मनिका गांधी केस में हुआ था, ये मनिका गांधी केस में आप देखिएगा तो 1978 में। ये सब हम केस जो है ना, ये केस सब हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोग आगे इसमें चलते हैं। तो ये रूल ऑफ लॉ को भी ना तो ये करने के लिए करता है। अब देखिए फेडरल बैलेंस क्या, हाँ, फेडरल बैलेंस में क्या कर रहा है कि फेडरल बैलेंस रिजोल्व द सेंटर स्टेट डिस्प्यूट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, तो सेंटर स्टेट डिस्प्यूट को भी एक क्या है कि उस लिमिट में रख के ये हैंडल करने की कोशिश करता है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू एंड डेमोक्रेसी क्या, हाँ, जुडिशियल रिव्यू एंड डेमोक्रेसी में क्या ये है, तो उसको आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। तो कह रहा है क्या, स्ट्रेंथन सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी नॉट मियरली इलेक्टोरल डेमोक्रेसी क्या, हाँ, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ये नहीं कि बस खाली वोट दे के चले गए तो वो हो गया, बात खत्म, इतना ही तक का रिश्ता नहीं रहेगा। ये क्या है कि स्ट्रेंथन सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी मतलब रियल में डेमोक्रेसी है तो वो ग्राउंड पर दिखना भी चाहिए, समझे। तो उस डेमोक्रेसी को यहाँ पर मेंटेन करने की बात कर रही है। आप कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को भी लेकर आइएगा, ये नहीं कि बस खाली इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी दे दिया बस बात खत्म हो गया, लोग कैसे जी रहा है, कैसे मर रहा है, कैसे उसका न पानी साफ मिल रहा है पीने के लिए, ना उसको हवा साफ मिल रहा है, तो ऐसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है ना ऐसे नहीं छोड़ देगी। फिर इसमें बात हो रहा है कि गिव्स वॉइस टू माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइज ग्रुप। जनरली देखिएगा कि स्टेट जो है ना कि इन सब ग्रुप पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्यों, क्योंकि अपना देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है कि भाई कि अपना इलेक्शन जीतेंगे बात खत्म हो गया क्या, हाँ, इलेक्शन जीतेंगे बात खत्म हो गया, इतना ही तक रहता है स्टेट का। तो उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कराएगी कि भाई माइनॉरिटीज को भी जो देखिए ये मार्जिनलाइज जो है माइनॉरिटी, इसका से ज्यादा नहीं रहता है आपके क्या बोलते हैं कि मतलब ये पॉलिटिकल पावर, तो वो तो उतना से नहीं रहता है, और इलेक्शन के टाइम में भी इन लोग को क्या है ना क्या मैनिपुलेट किया जा सकता है आसानी से, तो इसीलिए इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि नहीं, वहां पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंश्योर गवर्नेंस विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। तो गवर्नेंस जो आपको आना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंदर आना चाहिए। जैसे हम लोग ने बात किए थे उसका मतलब एडीएम जबलपुर वाला केस में, तब वहां पर आप देखें ना कि भाई आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को आप लेकर चल ही नहीं रहे हैं कि हाँ भाई कि मतलब आर्टिकल जो 21 है तो वो एकदम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का बात कर रहा है, तो लिव विद डिग्निटी एंड ऑल है, तो वो सीधा आप सस्पेंड कर दे रहे हैं, तो वहां पर दिक्कत हो रहा था। तो ऐसे में जुडिशली अब इंटरवीन करेगी। अच्छा तब तो नहीं किए थे, हाँ उस टाइम गलती हो गया था मान लीजिए इमरजेंसी के टाइम में, लेकिन अब ऐसा आएगा तो आई फुली कन्विंस दैट कि जुडिशरी है ना अदर वे अराउंड डिसीजन लेगी, ठीक है, जब जस्टिस खन्ना के पक्ष में ज्यादा बातें रहेगा, ठीक है। तो यही इतना हो गया। अब हम ना आपको थोड़ा सा ये करना चाहते हैं कि कैसे अभी बताया ना कि आर्टिकल 13 से कैसे अपना ये है मतलब इंस्पायर्ड है जुडिशियल रिव्यू, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा ऐसा बात करना चाहते हैं। तो पहले देख लीजिए कि आप फंडामेंटल राइट जब हम लोग पढ़े थे तो फंडामेंटल राइट का हम लोग जो डिफिनीशन दिए थे तो वो हम लोग क्या बोले थे कि ये अवेलेबल है सिटीजन को, क्या, हाँ, ये अवेलेबल है सिटीजन को अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है ना, एंड इन्फोर्स बाय और प्रोटेक्टेड बाय मतलब व्हाट, इन्फोर्स बाय द लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है ना, एंड प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। तो उस तरह से आप देखिए फंडामेंटल राइट का ये डिफिनीशन था। तो अगेंस्ट द स्टेट किए थे, तो फिर हम स्टेट को भी डिफाइन किए थे कि भाई जो अपना स्टेट है तो वो क्या है, मतलब पार्लियामेंट है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेजिस्लेशन है, या अपना स्टेट गवर्नमेंट है, या आप उस तरह से कर दिए तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, या कहीं भी गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वाले कोई चीज़ है, जो इंडिया में हो या बाहर हो, तो वो सब हमारा स्टेट है। तो भारत मतलब हम लोग स्टेट को इस तरह से डिफाइन किए थे, फंडामेंटल राइट को इस तरह से डिफाइन किए थे। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है, तो उसको थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए कि ये देखिए ये हो गया हमारा क्या, आर्टिकल 13, ठीक है। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है कि देखिए कि एनी ऑर्डर, ठीक है ना, एनी एक्शन, क्या, हाँ, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी लेजिस्लेशन या एनी अमेंडमेंट, अगर आप कुछ भी इस तरह से करते हैं, एनी अमेंडमेंट, अगर कुछ भी इस तरह से करते हैं, तो ये अगर क्या करें, ये अगर वायलेशन करें, ये अब्रिजमेंट करे, या ये कंट्रावेंशन करे, ये क्या करे, कंट्रावेंशन करे, तो ये तीनों करे किसका, तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या, हाँ, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, यही फंडामेंटल राइट वाला का। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अल्ट्रा वायरस बोल देंगे, क्या, हाँ, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अल्ट्रा वायरस बोल देंगे, कि मतलब नॉट विथ कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, मतलब ये अलाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट से, क्या बोले, हाँ, कि ये अलाइन नहीं है कि किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या, नॉट इन द स्पिरिट ऑफ, नॉट इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस बोल देते हैं, या इसी को हम लोग नल एंड वाइड, आप सुने होंगे, क्या, हाँ, नल एंड वाइड बोल देते हैं, या इसी को स्ट्रक डाउन, ठीक है ना। तो कह रहा है कि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि आप कोई भी ऑर्डर, एक्शन, लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो अगर वायलेशन करेगा या अब्रिजमेंट करेगा या कंट्रावेंशन रहेगा किससे, तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अल्ट्रा वायरस कर देंगे, अल्ट्रा वायरस बोल देंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में नहीं है, या उसको नॉन एंड वाइड कर देंगे, या उसको क्या करेगा, कोर्ट स्टक डाउन करेगा। तो ये जो पूरा करने का जो पावर है ना, एंड दिस इज कॉल्ड नथिंग बट व्हाट्स जुडिशियल रिव्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। यही हम आपको बात बताना चाह रहे थे। अब क्या हुआ कि आप देखे होंगे पिछले लेक्चर में हम लोग बताया था कि हमेशा जो है ना लड़ाई इसी बात का होता रहता है कि आर्टिकल 13 बड़ा है, ठीक है ना, कि आर्टिकल 368। तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि हम लोग पहले शंकरी प्रसाद, क्या, हाँ, शंकरी प्रसाद वाला केस देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे सज्जन सिंह वाला केस देखे थे, तो ये दोनों तो क्या बोला था कि इधर वोट किया था। उसके बाद हम लोग देखे थे जो मतलब गोलकनाथ केस था, क्या, हाँ, जो गोलकनाथ केस था, तो वो इधर वोट कर दिया था कि नहीं, कि वो मतलब गोलकनाथ केस जो है वो आर्टिकल 13 को, सॉरी अबाउट दिस, ये इधर वोट किया था, और गोलकनाथ जो है वो आर्टिकल 13 को कर दिया था। तो ये सब जब कुछ चलते रहा था ना, तब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो अपनाया ना, क्या, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो आया, कब आया, तो ये 1973 में आया, ठीक है ना, 24 अप्रैल का ये आया। कब, तो ये केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। तो तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया। तो अब ये बता दिया कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ना, तो आदमी मतलब क्या बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट जो है कि कुछ भी कर सकता है, क्या, हाँ, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वो ले नहीं सकता है। तो बोले कि आप ये जुडिशियल रिव्यू जो आप कर रहे हो, अब व्हाट इफ कि अगर हम जुडिशियल रिव्यू को भी हटा ले, तब जाके हम आपका फंडामेंटल राइट ले ले, तब तो कुछ नहीं कर सकता है आपका ये कोर्ट एंड ऑल। तो कोर्ट बोला कि नथिंग डूइंग, आप जुडिशियल रिव्यू ले ही नहीं सकते हैं, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज नाउअडेज पार्ट ऑफ व्हाट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट हो गया है, क्या, तो जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। तो आपको बस ये केशवानंद भारती वाला केस रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर आ गया,
जुडिशियल रिव्यू का हम लोग को पावर कहाँ से मिल गया, तो आर्टिकल 13 से मिल गया। और जुडिशियल रिव्यू को भी आप सरकार ले नहीं सकती, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसको भी सरकार ले नहीं सकती। अब इसमें ना एक केस आता है जो कि आपको ऐसा करके याद रहना चाहिए, तो वहां से जो है कि अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है ना, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को रहता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, तो वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो भी इंटरप्रेटेट कर सकती है। अब ये देखिए हाँ, अब हम लोग आते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस इसमें और आता है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है आईआर कोहिलो केस। क्या, हाँ, आईआर कोहिलो केस भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको भी आप एकदम याद रखिएगा। आईआर कोहिलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु कैसे आएगा भाई, ये देखिए ये सब पढ़ाई के बीच में ये सब नहीं, आपको जैसे जाना है वैसे जाइए। अब आप इसको बस याद रखिएगा कि आईआर कोहिलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में। तो इसमें कहा कि भाई देखिए कि जो अपना 9th शेड्यूल है, क्या, हाँ, ये जो आपका 9th शेड्यूल है, तो ये 9th शेड्यूल में सब, तो आप जो भी हमको ऐसा लगता है कि इसको हमको चैलेंज करना चाहिए, इस लॉ को चैलेंज करना चाहिए, उस लॉ को चैलेंज करते, जो लॉ हम चैलेंज करना चाहते हैं उसको उठा के आप शेड्यूल 9 में डाल दे रहे हैं। आप देखिएगा जो सज्जन सिंह वर्सेस केस है, जो कि हम बोले थे ना कि ये 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, तब हम 9th शेड्यूल लिखे थे पिछले लेक्चर में, तो ये आप ही मत समझिएगा कि 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 9th शेड्यूल आया था, नहीं, 9th शेड्यूल एक्ट तो आपका 9th शेड्यूल तो आपका बन के तैयार हो गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1964 को, जो 1964 में ये 70th ये आया था, तो इसमें क्या क्या था कि 44 गो और जो आइटम सब था ना, तो उस आइटम को भी ला के 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, कि मतलब ये मेनली ना लैंड रिफॉर्म एंड ऑल से था, तो इसीलिए फिर हाय तबाह मचाने के लिए तो फिर जाके अपना ये सज्जन सिंह वाला केस आ गया था, सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये वाला जो है ना, तो इसीलिए आ गया था कि भाई सारा का सारा लॉ उठा के, और कहीं ना कहीं आप ये भी देखिएगा ना, अब ये केशवानंद भारती वाला केस और स्टेट ऑफ केरला, तो उसमें भी यही था कि उठा के जो भी जो लैंड वाला केस जब भी होता था सबको उठा के कहाँ पर डाल दिया जाता था, तो ये शेड्यूल 9 में डाल दिया जाता था। तो ये जो आईआर कोहिलो केस और ये हुआ ना, तो ये बोला कि भाई तो ऐसे में तो फिर तो गड़बड़ है ना भाई, कि हम मतलब जो भी लॉ ले उसको जाके वहां पर डाल दें। तो सुप्रीम कोर्ट बोले कि बात तो आप सही कह रहे हैं यार, कि ऐसे में तो यार मतलब जो लॉ को हमको रिव्यू करना है और उसको हम शेड्यूल 9 में डाल दे रहे हैं, शेड्यूल 9 में डालने का मतलब वो मतलब जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर चला जाएगा, तो ये तो दिक्कत है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या किया गया, इसमें क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, क्या, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया गया। भाई साहब, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब देखिए ये बात हम ना उसमें भी ये किए थे कि मतलब आर्टिकल जब हम लोग 20 भी पढ़ रहे थे ना, तो उस टाइम भी हम लोग डिस्कशन किए थे कि अपना जो क्रिमिनल वाला लॉ आप जो बनाएंगे ना, कि मान लीजिए किसे जैसे कि यूट्यूब पर पढ़ाना क्राइम है, तो अगर परसों ये सरकार बोले कि इसे क्राइम है, तो हमको फिर आज के इस एक्ट के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं लगा सकते हैं। समझे बात को, क्रिमिनल जो लॉ है उसको आप रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं लगा सकते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, लॉ रिलेटेड टू टैक्स, रेवेन्यू, तो ये सब चीज को ना आप रेट्रोस्पेक्टिव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात कहा जा रहा है कि जो आईआर कोहिलो केस में हुआ ना, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लग गया, और बोला गया कि नॉट फ्रॉम द टुडे, जब से केशवानंद भारती केस आया है, जब से अपना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया है, उस दिन से लेकर और आज तक का, मतलब जब ये 2007 में जब ये जजमेंट आया था तब का, कि आज तक जितना भी अगर मतलब ऐसा हमको लगा है कि जितना भी केस का हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, तो उसको हम पहले आपका बक्सा में से निकालेंगे। किस बक्सा में से? शेड्यूल 9 वाला बक्सा में से निकालेंगे और उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो ये है, तो कहाँ से, तो सिंस कहाँ से, तो ये 1973, ठीक है। तो 1973 से जब से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बना है, तो अर्ली 70s से जो भी है ये, तो वहाँ से आप जो है कि सारा को लेकर और उसको आप जुडिशियल रिव्यू में ला सकते हैं। तो ये आपका जुडिशियल रिव्यू का हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिए हैं आपको, कि किस तरह से ये आर्टिकल 13 से ड्राइव हुआ और किस तरह से केशवानंद भारती केस, आईआर कोहिलो केस, ये तो ना पूरा आपको याद रखिएगा। अब ये है कि अब जैसे एग्जामिनर ना ये सब सुनने के बाद ना, वो एक और चीज़ देखना बहुत चाहता है आपके पेपर में, वो क्या है कि वो कौन सा ऐसा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, और मतलब हाई कोर्ट का, वो कौन सा ऐसा जजमेंट है जिसमें कि ये इंश्योर हुआ है कि हाँ, कि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू लिया गया है और ये जुडिशियल रिव्यू से ये फायदा भी कुछ पहुंचा है। तो वो सब चीज़ है ना, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम लोग वो वाला करते हैं, फिर कंक्लूजन कर लेंगे। हम लोग देख लेते हैं कि रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है।
इससे रिलेटेड, ठीक है। तो क्या है, केशवानंद भारती केस, तो केशवानंद भारती केस हम लोग देखिए कि ये जुडिशियल रिव्यू, तो इसमें बस ये बताया गया है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। ये किसमें बोला गया है, केशवानंद भारती केस में, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, ये मनिका गांधी केस हम लोग बार बार डिस्कशन कर लिए कि एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, क्या हाँ, जुडिशियल रिव्यू का स्कोप को क्या कर दिया गया है, एक्सपैंड कर दिया गया है। अब ये देखिए, इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21, वही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, आप नहीं ले सकते हैं किसी का। मोर ब्रॉडली ये कह रहा है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्या हाँ, इसमें ना प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में चले गए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो क्या था, हम लोग क्या कर रहे थे इससे पहले हम लोग क्या है, ये देखिए, ये एग्जीक्यूटिव का क्या, हाँ, ये एग्जीक्यूटिव का आर्बिट्रेटनेस चेक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या कर, ड्यू प्रोसेस में क्या कर, हम लोग लेजिस्लेटिव का भी क्या, हाँ, लेजिस्लेटिव का भी हम लोग ये आर्बिट्रेटनेस चेक करना शुरू कर दिए कि अब ये भी जो है कि देखिए मतलब कि आर्बिट ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये हम लोग देख लिए ना। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लॉ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, क्या हाँ, लॉ जो होना चाहिए इन मेनका गांधी केस में कि वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। हम लोग सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कानून को ठीक से इंप्लीमेंट की है कि नहीं, वी विल ऑल्सो चेक दैट कि वेदर द लेजिस्लेटिव हैज मेड द कानून राइटली और नॉट, कि कानून जो बनाया गया है लेजिस्लेशन द्वारा वो जस्ट फेयर और रीजनेबल है कि नहीं। मिनर्वा मिल केस में ना आपको एक चीज ध्यान में रखना, मिनर्वा मिल केस मतलब लैंडमार्क जजमेंट आप कह दीजिए, इसमें ये लिखा हुआ है ना कि पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड एंड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब इतना तक इसमें सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि एनीथिंग अंडर द सन इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू, मतलब कुछ भी होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता ही आता है, आप किसी चीज को भी जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं रख सकते हैं। तो ये मिनर्वा मिल केस में आपको बताया गया। एसआर बोमई केस में क्या बोला है कि जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल अगेंस्ट द प्रेसिडेंट रूल। अब देखिए ये लोग ना इसको इतना मतलब कि वेपन टाइप से यूज करने लगा, जिसको कि बाबा साहब डेड लेटर बोलते थे कि ये तो यार मतलब प्रेसिडेंट रूल तो कहीं नहीं लगा देते, डेड लेटर होगा, इसको पॉलिटिकल वेपन के रूप में ये लोग यूज करने लगे। तो यही बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजन था, क्या हाँ, ये तो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का प्रोविजन था और इसको आप लोग पॉलिटिकल वेपन बना लिए हैं। अगर अब ऐसा होगा तो आप प्रेसिडेंट रूल मतलब जब लगाएंगे तो इसका प्रोक्लेमेशन है ना, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर होगा। तो ये आप एसआर बोमई केस में देख सकते हैं। आपको अगर याद हो तो हम डिस्कस पहले भी किए हैं कि एसआर बोमई केस में ही बताया गया था कि जो अपना गवर्नर है उसको ना प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर नहीं रख के उसका फिक्स टेन्योर कर देना चाहिए और कुछ रिमूवल का भी प्रोसीजर चेंज कर देना चाहिए, वो आउटसाइड द स्टेट होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं होना चाहिए। ये सब बातें हम लोग कहां पर एसआर बोमई केस में पहले भी कर चुके हैं। एसआर बोमई केस में ही बताया गया था कि स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, स्टेट अपेंडिज नहीं है इसका, सेंटर का 2 सेंटर है, लॉट्स ऑफ पावर एंड ऑल, ये सब बातें हम लोग कहां एसआर बोमई केस में कर लिए थे। अगर आपको पता होगा तो एसआर बोमई केस में ही बताया गया था कि जो सेकुलरिज्म है एंड फेडरलिज्म है, दीज आर नथिंग बट वाज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो फिर आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए किहोतो होलोन केस जो है ये 92 वाला, इसको भी हम लोग देखे थे कि स्पीकर डिसीजन, नागालैंड वाला जो थे ना नेता, स्पीकर डिसीजन अंडर, ये जो है ना एसआर बोमई, ये कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर थे। तुम क्यों पीछे चले जाते हो, अरे नहीं इसे बता दिया, इधर ध्यान दीजिए। स्पीकर डिसीजन अंडर द 10th शेड्यूल, ये क्या एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके बारे में हम आपको नहीं बताए थे, उस दिन भी बताए थे कि क्या बताए थे, एक बार और बता दो। अरे कि ये जो अपना क्या है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1985 को, तो उसमें अपना क्या 10th शेड्यूल डाला गया था। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ, तो इसको भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू रख दिया गया कि ऐसा नहीं है कि मतलब विदाउट एनी मतलब रेशनल और वो जस्ट ना हो और ये क्या बोलते हैं उसको स्पीकर डिसीजन ले, आर्बिट डिसीजन ले, ठीक है। तो वहां पर भी हम उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि होतो होलोहन केस जो है ये अपना 1992। तो ये पुट्टास्वामी केस में देखिएगा तो इसमें क्या अपहेल द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, मतलब ये थोड़ा सा ब्रॉडर किया और फंडामेंटल मतलब आर्टिकल 21 को और थोड़ा सा ब्रॉडर किया कि राइट टू लाइफ में हमारा जो है कि प्राइवेसी भी जो है वो उसका मतलब बेसिक पार्ट है, ठीक है ना, फंडामेंटल पार्ट है। अब देखिए नवतेज सिंह जौहर केस है जो इसमें कह रहा है कि रीड डाउन द सेक्शन 377 एंड ऑफ आईपीसी। इसमें क्या किया ना कि मतलब जो सेक्शन मतलब 377 है ना, तो उसमें से उस प्रोविजन को हटा दिया गया जो कि ये कहता है कि मतलब होमोसेक्सुअलिटी जो है ना वो क्या है मतलब कि क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अब देखिए आपको हमेशा लगता होगा कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है ना, तो वो होता है कि आर्बिट पावर ऑफ स्टेट होता है, कि मतलब स्टेट के आर्बिटनेस को कम करता है। ये बात जो आपको लगता है ना सही लगता है। एट द सेम टाइम हम इसमें 2 लाइन जो ऐड किए हैं ना, ये आपको ऐड करने का जरूरत नहीं, हम बस एक मैसेज कन्वे करने के लिए इसको ऐड किए हैं। क्या कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये जो स्टेट है वही आर्बिट डिसीजन ले आया है। कभी कभी क्या होता है ना कि अपना सोसाइटी भी है ना, तो वो भी रेशनल ढंग से नहीं सोचती है। जैसे अगर आपको मतलब कभी किसी बात पे बुलाती है ऐसा ही तो चलते आ रहा है, तो उतना वो लोग मूर्ख थे कि ऐसे काम कर रहे थे, ये सब कर रहे थे,
हाँ, आंसर इज़ येस, मूर्ख होंगे। अब जैसे जो सती चल रहा था, तो आप क्या चाहेंगे कि सती फिर से चलते रहे? नहीं, तो एक टाइम लोगों को उसमें क्या पता रेशनल दिखता होगा, लेकिन बाद में जब लोगों को लगा कि यार ये गलत हो रहा है, तो उसको हटाएँ ना हम। तो इस तरह से टाइम टू टाइम इस सोसाइटी भी अपना इवॉल्व हो रहा है। हो सकता है कि आज आप देखिएगा, तो अगर सोसाइटी में आप अगर इंटरकास्ट मैरिज कीजिएगा, तो एक बैकलैश मिलेगा आपको सोसाइटी से। लेकिन मतलब अब धीरे-धीरे लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और विथ टाइम लाइक आफ्टर 10 एंड 20 ईयर लेटर इफ यू सी दैट, तो वो हो जाएगा कि अब जैसे अभी लव मैरिज नॉर्म्स हो गया है, तो इंटरकास्ट मैरिज भी आगे नॉर्म्स हो जाएगा। तो वो चीज़ है, तो इसीलिए देखिए ये वर्डिक्ट क्या बोलता है कि रीअफर्म दैट क्या है, प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। क्या, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्राइमेसी रहेगा ओवर सोशल मोरालिटी। तो कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं ये तो समाज का साथ गलत हो रहा है, जैसे अभी टाइम बिंग के लिए पूछिएगा, तो ये जो होमोसेक्सुअल मैरिज का ये जो है, अभी ऑर्डर अपना सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला कि भाई ये ऑर्डर हम नहीं दे सकते, ये अपना आप लेजिस्लेटिव से करवाइए एंड ऑल। तो अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन लोग को शादी का अधिकार नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारे कंट्री में मिल गया है। तो मतलब आई होप कि मतलब नेक्स्ट डिकेड में अपना भी कंट्री में मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो वो ये चीजें है, तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर द सोशल मोरालिटी सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडिंग द एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो एक आदमी का फंडामेंटल राइट के उसको आप सिग्निफिकेंटली क्या किया, बड़ा किया गया कि नहीं भाई, कि अगर इफ यू लाइक ईच अदर, तो ये मतलब इट हार्डली गोइंग टू मैटर कि विच जेंडर एंड विच सेक्स यू बिलोंग टू, आप लोग साथ रह सकते हैं। तो वो चीज को यहाँ पर बोला गया। क्रिटिसिज्म देख लीजिए, अब क्रिटिसिज्म तो होगा ही, अब वो थोड़ा सा आपको लिख देना भी है एग्जाम में। करा एक्यूज ऑफ जुडिशियल ओवररीच। हाँ, तो आप देखिए जुडिशियल ओवररीच ना अपने आप में एक थोड़ा सा निगेटिव ये साउंड होता है, तो उसको ना क्रिटिसिज्म में ये लगा दिया कि इसको जुडिशियल ओवररीच बोल दिया गया। एंड इंट्रूजन इनटू द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डोमेन। जिस आप जुडिशियरी को ये समझ रहे हैं कि ये गार्जियन है अपने पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी का, ये कस्टोडियन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसी पर ये इल्जाम लगा दिया कि यू आर द वन हु इज ब्रीचिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड ऑल। क्या, कैसे? तो ये बोला ना कि आप खुद ही इंट्रूजन कर रहे हैं किसमें, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डोमेन में। तो आप तो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे थे। हाउ कैन वी कंसीडर यू एज अ प्रोटेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट एंड ऑल। तो ऐसा मतलब ये इस पर क्या क्रिटिसिज्म है, ये मतलब ऐसा करके कहा जा रहा है। मे डाइल्यूट डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। इस बात में ना थोड़ा सा हमको सच्चाई लगता है। क्या है कि देखिए, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब ये है कि चूंकि हम लोग ना बी द पीपल ऑफ इंडिया वाले लोग हैं, तो हम लोग का ये रहता है कि हम अकाउंटेबिलिटी किस पर है, अकाउंटेबिलिटी उन पर है whom we have इलेक्टेड डायरेक्टली। हम वोट देकर जिसको चुने हैं वो ना अकाउंटेबल होगा हमारे चीजों के लिए। कि एक मतलब कि अनइलेक्टेड बॉडी एक आता है जुडिशियरी, क्यों? क्योंकि जुडिशियरी आज आपको बोल दिया एक्स वाई जी, अब फिर कल चला जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भाई वो उसका? कोई नहीं। लेकिन अगर नेता कोई काम कर रहा है तो वो आज नहीं तो कल उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, इलेक्शन तो होना है, वहां पर जाकर उसको वोट तो मांगना है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस बात के लिए कहा गया कि ये डाइल्यूट कर रहा है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को इफ एक्सरसाइज एक्सेसिबली। कब? जब वही मतलब बोले कि से हम ही गंगाधर है, हम ही शक्तिमान है, तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं भाई थोड़ा सा ज्यादा हो गया, गीता के विश्वास को आके जिंदगी जीने दीजिए ठीक से। तो वो चीजें हो जाता है यहाँ पर। अब ये देखिए कह रहा है क्या, डिले इन जस्टिस कैन डिक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस। ऑब्वियसली आप हम लोग पिछले बार ना देखे जी कि जो मतलब 5 करोड़ केस पेंडिंग है अपना, तो उसमें से 0.16% तक कहाँ था बताइए? ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी था ना। तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपने ही लाखों केस पेंडिंग है, तो उसको न देखे क्या, आप ऊपर से आप इधर से उधर उधर से इधर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जस्टिस को डिलेड तो कर रहा है ना। तो जस्टिस डिलेड इज व्हाट, जस्टिस डिनाइड। इसीलिए तो बोला जाता है इन इंडिया व्हील्स ऑफ जस्टिस इज हार्डली मूविंग। हाँ, तो वो चीजें हैं। अब ये याद रखिएगा कि दिस इज नॉट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट, मतलब ये क्रिटिसिज्म में ये बात हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको ये कर सकते हैं, डिलेड इन जस्टिस कैन डिक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस। ये हो गया। अब देखिए कंक्लूजन पर आइएगा ना, तो आपको इसका ना एक मतलब देखिए किसी भी चीज का कंक्लूजन है ना, तो आप ऐसा नहीं कि उसको रट के जाकर लिख दीजिए, आपको दिमाग में सोचना। आप कभी भी है, आप ऐसे चल रहे रोड पर, तभी आपको अगर बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू का कंक्लूजन में आप क्या लिखिएगा, तो आपके दिमाग में कुछ कुछ बात आ जाना चाहिए। पहला बात तो ये आ जाए कि लोग इसको समझता है क्या ये चैलेंज है डेमोक्रेसी का। तो नहीं, ये डेमोक्रेसी का चैलेंज नहीं है, इट इज नथिंग बट व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल इंश्योरेंस है डेमोक्रेसी का। ये डेमोक्रेसी को और बचा के रखने का बात करता है, ठीक है ना। तो ये है, ये इंश्योर करता है क्या, ये देखिए ये दोनों विंग के पावर को लिमिट करता है, और ये इंश्योर करता है क्या कि इसका पावर जो एक्सरसाइज हो वो लिमिटेड हो, अकाउंटेबल हो, हाँ, और रिलेटेड टू क्या हो, अपना ये हो क्या होता है, फंडामेंटल राइट हो, कि फंडामेंटल राइट कोई आपको एलिनिएट ना कर दे, आपसे अलग ना कर दे। तो इस चीज पर ये फोकस करता है, ठीक है ना। ये प्रिजर्व करता है क्या, डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ये स्टेट ऑर्गन जो हम लोग का नहीं देखते हैं, स्टेट मतलब आपका लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, तो इसके बीच का जो डेलिकेट बैलेंस होता है ना, अपना तो उतना वाटर टाइप थोड़ी है, अपना तो क्या पोरस बाउंड्री है तीनों के बीच। तो इस डेलिकेट रिलेशन को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है क्या, जुडिशियल रिव्यू। आप देखिएगा कि इन दिस डायनेमिक पॉलिटी, हाँ भाई इतना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, तो इसको आप डायनेमिक
पॉलिटी नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी ये क्या प्रिजर्व करके रखता है, लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इतना डायनेमिक में भी लेटर एंड स्पिरिट, और ये एट द सेम टाइम ये इन्फोर्स करता है इंडिया का जो कमिटमेंट है, अपना कमिटमेंट है इंडिया का किस चीज़ के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का, उसको भी क्या करता है, ये इन्फोर्स करता है, इंटैक्ट करके रखता है। तो इस तरह के सोच के साथ ना आप एक इंग्लिश में मतलब 2-4 लाइन का ये लिख सकते हैं कंक्लूजन। देखिए कैसे कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू इज नॉट अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी बट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंश्योरेंस। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल इंश्योरेंस? आप लोग भी इंश्योरेंस करा कर रखिए, बहुत जरूरी रहता है। बाय इंश्योरिंग दैट पावर रिमेन लिमिटेड, क्या हाँ पावर क्या है, पावर्स रिमेन्स लिमिटेड, अकाउंटेबल एंड राइट्स ओरिएंटेड। ठीक है ना, पावर क्या हो, लिमिटेड हो, इसको हम लार से याद करते हैं, एल से लिमिटेड, ए से अकाउंटेबल एंड आर से राइट ओरिएंटेड। ठीक है ना, ये चीज है। इट प्रिजर्व्स द डेलिकेट बैलेंस अमॉन्ग स्टेट ऑर्गन्स। यहाँ स्टेट ऑर्गन्स का मतलब आप समझिएगा, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड ऑल। इन अ डायनेमिक पॉलिटी इट इज अ प्रोटेक्टिंग बोथ, क्या चीज को, द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाइल इन्फोर्सिंग इंडियाज कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। इंडिया का कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को लेकर, तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर एंड स्पिरिट को भी प्रोटेक्ट करता है। देखिए लेटर एंड स्पिरिट कहने का मतलब ये है ना, इसके लिए ना आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए। क्या हाँ, जैसे प्रियम्बल में क्या कहा जाता है कि गोइंग टू इंश्योर द ऑल इट्स सिटीजन, क्या लिबर्टी, हम लिबर्टी इंश्योर करने आए हैं यहाँ पर, हम इक्वालिटी इंश्योर करने आए हैं यहाँ पर, हाँ तो हम यहाँ पर फर्टिलिटी इंश्योर करने आए हैं, हम यहाँ पर जस्टिस इंश्योर करने आए हैं। तो ये क्या है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है कि भाई कहीं पर भी अगर मतलब कि इनजस्टिस हो रहा है ना, तो मतलब बोला जाता है ना कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो कहीं पर भी अगर इनजस्टिस हो रहा है तो अपना सुप्रीम कोर्ट वहां पर जाएगा। अब बोलेगा कोई बात नहीं है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा लोकस स्टैंडाई नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो काम करेंगे। तो इस तरह से जुडिशियल रिव्यू जो है कि अपना, या जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इसी तरह से इवॉल्व होता है। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे अपना ये जुडिशियल एक्टिविज्म, वो भी बहुत शानदार लेक्चर होने जा रहा है। तो ऐसा कीप वॉचिंग, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मीनवाइल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।